गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टोमेटा के टाइप्स के बारे में बात की थी कि स्टोमेटा मोनोकोट में कितने प्रकार के होते हैं और डाइकोट में कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं, इन स्टोमेटा का ओरिजिन कैसे होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ पर जो रंध्रों की उत्पत्ति होती है, ये रंध्रों की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। रंध्रों की जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। पारिज प्रकार के रंध्र, पारिज प्रकार, यहां पर जो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं और गार्ड सेल्स के साथ में कौन सी होती हैं, सहायक एसेसरी सेल्स। तो यहां पर गार्ड सेल्स का ओरिजिन अलग होता है और सहायक सेल्स का ओरिजिन अलग होता है। और सहायक सेल्स का जो ओरिजिन है ये ओरिजिन अलग होता है। मतलब यहां पर जो मदर सेल होती है, ये मदर सेल केवल और केवल किसका निर्माण करती है, गार्ड सेल का निर्माण करती है। मदर सेल के द्वारा केवल गार्ड सेल का निर्माण किया जाता है। जो सहायक सेल होती हैं, इन सहायक सेल का जो निर्माण होता है, इन सहायक सेल का निर्माण कैसे होता है, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से होता है सहायक सेल का निर्माण। किसमें, पारिज प्रकार के रंध्रों में, जो जिनकी उत्पत्ति पारिज प्रकार से होती है। दूसरे मध्यज प्रकार के, मध्यज प्रकार के, यहां पर जो मध्यज प्रकार के होते हैं, यहां जो मदर सेल होती है, जो मदर सेल होती है, ये मदर सेल दोनों का निर्माण करती है। मदर सेल के द्वारा गार्ड सेल का भी निर्माण किया जाता है और इसके साथ ही यहां पर जो सहायक सेल है, एसेसरी जो सेल है, इस सहायक सेल का भी निर्माण होता है। दोनों का निर्माण होता है। और इस प्रकार का जो निर्माण होता है वो कैसे कहलाती है, मध्यज प्रकार के रंध्र कहलाते हैं। तीसरे होते हैं मध्य पारिज, मध्य पारिज प्रकार। यहां मदर सेल के द्वारा, मदर सेल के द्वारा गार्ड सेल का निर्माण तो होगा ही, गार्ड सेल्स का निर्माण तो होता ही है, साथ ही साथ कोई एक किसका, सहायक सेल का निर्माण होता है। तो यहां पर गार्ड सेल के साथ साथ कोई एक सहायक सेल किससे बनी होती है, मदर सेल के द्वारा। और एक के अलावा जो अदर सहायक सेल होती हैं, वो अदर सहायक सेल कैसे होती हैं, स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार से रंध्रों का निर्माण होता है, पारिज प्रकार से, मध्यज प्रकार से और मध्य पारिज प्रकार से। मदर सेल से केवल गार्ड सेल का निर्माण हो रहा है तो पारिज प्रकार, मदर सेल से दोनों का निर्माण हो रहा है तो मध्यज प्रकार, और मदर सेल में गार्ड सेल के साथ में किसी एक सहायक सेल का निर्माण हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, मध्य पारिज प्रकार कहते हैं। जीर्णता एवं विलयन, जीर्णता एवं विलयन, ये किसी भी लीफ की अंतिम स्टेज होती है निर्माण से लेकर के। जैसे हम एनिमल्स में जन्म से लेकर के उसके मरण तक की अंतिम स्टेज क्या होती है, मरण। ऐसे ही लीफ के अंदर जो अंतिम स्टेज कौन सी होती है, जीर्णता, और जीर्णता के साथ में विलयन। अब यहाँ पर जो जीर्णता और विलयन है, ये जीर्णता और विलयन अधिकांश प्लांट में, जो जितने भी मैक्सिमम प्लांट होते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होती है।
सभी प्लांट्स के अंदर होती है, कुछ जैसे अल्पकालिक प्लांट होते हैं उसमें तो पूरा पादप ही एक साथ डेड होता है, लेकिन मैक्सिमम जो बड़े प्लांट होते हैं, जो बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, कौन से? बहुवर्षीय प्लांट, बहुवर्षीय पादप। और बहुवर्षीय पादपों में भी खासतौर पर कौन से बहुवर्षीय पादप होते हैं? जो समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, समशीतोष्ण। समशीतोष्ण प्रदेशों में जो पाए जाते हैं। अब यहां पर ऐसा क्या होता है समशीतोष्ण प्रदेशों में? तो आप लोगों ने, हम जिस जहां रह रहे हैं वहां पर तीनों मौसम होते हैं, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है और बरसात भी होती है। तो यहाँ पर एक मौसम और भी आता है बसंत के बाद में, पतझड़ का। तो स्टूडेंट्स, जब पतझड़ का मौसम आता है तो इस पतझड़ के मौसम से पहले ही यहां लीफ के अंदर, पर्ण के अंदर कुछ परिवर्तन होने लग जाते हैं, पर्ण के अंदर परिवर्तन होने लग जाते हैं। और ये परिवर्तन कौन से होते हैं? यहां पतझड़ आने से पहले ही लीफ क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। समय से पहले, टाइम से पहले जो लीफ पीली पड़ती है, जो पीली पड़ने की प्रोसेस होती है, जो पीली पड़ने की क्रिया होती है, ये पीली पड़ने की जो क्रिया है, ये क्रिया क्या कहलाती है? जीर्णता। ये क्रिया जीर्णता कहलाती है। और पीली पड़ने के बाद में पादप को बिना हानि पहुंचाए, पादप को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, पादप को बिना हानि पहुंचाए पर्ण के झड़ने की जो प्रक्रिया है, पर्ण के झड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलगन कहलाती है। तो यहां पर पतझड़ के मौसम से पहले, जब भी पतझड़ का मौसम आता है तो पतझड़ के मौसम से पहले जो पर्ण के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ उपापचय परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ इन उपापचय परिवर्तनों से जो पर्ण पीली पड़ जाती है, तो पीली पड़ने की जो प्रोसेस है वो जीर्णता कहलाती है। और पर्ण के प्लांट से हटने की जो प्रोसेस है, और वो भी हटता कैसे? पर्ण पादप को किसी भी प्रकार से बिना हानि पहुंचाए, तो जो हटने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलगन कहलाती है। तो यहाँ फर्स्ट देखते हैं हम पर्ण जीर्णता। पर्ण जीर्णता कि पर्ण में जो जीर्णता आती है वो जीर्णता कैसे आ रही है पर्ण के अंदर। यहां पर कोई भी पर्ण है, कोई भी पर्ण यहां पर धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे जीर्णता को प्राप्त होती है, धीरे धीरे जीर्ण होगी और धीरे धीरे जीर्णता को प्राप्त करते करते क्या हो जाती है? इसकी डेथ। धीरे धीरे जीर्ण होती चली जाएगी और एट लास्ट पर्ण की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, जीर्णता से लेकर के डेथ तक की पूरी प्रोसेस आनुवांशिक रूप से कंट्रोल होती है, आनुवांशिक रूप से कंट्रोल होती है। इस प्रकार की जीन्स इसके डीएनए में पहले से प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये आनुवांशिक प्रक्रिया होती है, यहाँ पर ये पहले ही इसके अंदर ऑटोमेटिकली सभी प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आनुवांशिक रूप से कंट्रोल प्रोसेस होती है। लेकिन साथ ही साथ आनुवांशिक तो होती है, साथ ही साथ जो बाहरी वातावरण होता है, बाहरी जो वातावरण है, बाहरी वातावरण से प्रभावित होती है। तो यहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही कारक प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल कारक भी प्रेजेंट है यहाँ पर, वातावरण जो है वातावरणीय कारक प्रेजेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनल कारक, क्योंकि इंटरनल जीन्स के अंदर पहले से ही ऐसी व्यवस्था है, उसको पता है कि ये निश्चित टाइम पर होना है। तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से
प्रभावित प्रोसेस हैं। जब यहाँ पर दोनों की प्रोसेस एक दूसरे से प्रभावित है तो यहाँ होता क्या है, तो स्टूडेंट्स अगर कोई पर्ण, पतझड़ भी नहीं आया, अगर कोई पर्ण रोगग्रस्त हो गई, पर्ण रोगग्रस्त हो गई या फिर जलाभाव हो गया, इसको छोड़ रहे हैं, पतझड़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके अलावा भी कोई पर्ण अगर रोगग्रस्त हो जाती है, जलाभाव हो जाता है, पर्ण पर घाव लग जाते हैं, तो ये तीनों ही स्थिति ऐसी हैं, तीनों की तीनों स्थितियों में पर्ण के अंदर यहां पर कार्यकीय और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। पर्ण के अंदर कार्यकीय और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। और ये कार्यकीय और जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं ये ही पर्ण में यहाँ पर आगे के कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर कार्यकीय और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं तो यहाँ पर पर्ण के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनते हैं। जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनेंगे तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, यहां पर उपस्थित प्रोटीन, पर्ण में प्रोटीन उपस्थित है, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको तोड़ने का कार्य करेंगे, इनका ब्रेक डाउन करेंगे, इनको तोड़ने का कार्य करेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। प्रोटीन अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगी, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड मिलकर के किसको बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड को, और न्यूक्लियोटाइड मिलकर के किसको बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड को। कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर इनके अपघटन से, इनके ब्रेकडाउन से अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोसाइड और शुगर का निर्माण होगा, और इन सब को जो यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद में बने हैं, यहां सब ये फ्लोएम के द्वारा प्लांट के अन्य भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। प्लांट के अन्य भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो पर्ण उपस्थित है, इस पर्ण में खनिज लवण तो होंगे ही, जो मिनरल्स उपस्थित होते हैं ये मिनरल्स भी यहां से चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ये भी यहां से चले जाते हैं। तो धीरे धीरे पर्ण में से सभी चीज क्या हो गई, गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं, ये भी पादप के अन्य भागों के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जीर्णता जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले पर्ण पीली पड़ती है। तो जब भी जीर्णता स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो जीर्णता का प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव पड़ता है क्लोरोप्लास्ट पर। ये प्रभाव किस पर पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट पर। क्योंकि कोई भी पर्ण अगर ग्रीन कलर की है तो क्यों है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट टूटना स्टार्ट हो जाता है, और इसके टूटने की वजह से, इसके अपघटन की वजह से यहाँ पर कोई भी पर्ण क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। तो सबसे पहला इफेक्ट यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पड़ता है। बाकी सब चीजें तो, ये जो प्रोसेस है ये तो इससे पीछे की प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के कारण जीर्णता प्रारंभ होती है, और क्लोरोप्लास्ट में जो झिल्ली वाली संरचनाएं होती हैं, झिल्ली वाली संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं,
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो सारी की सारी संरचनाएं झिल्ली युक्त होती हैं, चाहे हम थैलेकॉइड की बात करें, चाहे हम ग्रेना की बात करें। तो यहाँ पर जो थैलेकॉइड होते हैं, थैलेकॉइड मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? ग्रेना का। लेमिली, अंदर उपस्थित प्रोटीन, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रोटीन उपस्थित होती है, स्टार्च उपस्थित होता है, स्टार्च के कण उपस्थित होते हैं, आरएनए, डीएनए सभी उपस्थित होते हैं। थैलेकॉइड, ग्रेना, लेमिली, प्रोटीन, स्टार्च के कण, आरएनए, डीएनए पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहां पर ये सभी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? ये इनका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, इनका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, ये टूटना प्रारंभ हो जाते हैं धीरे धीरे। जब इनका यहां ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा तो यहां ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे? ये नष्ट हो जाएंगे। जब ये नष्ट हो जाएंगे तो यहां पर पर्ण क्या हो जाएगी? पीली पड़ जाएगी। इनके नष्ट होने पर जो पर्ण होती है वो पर्ण क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है। अब यहां पर पर्ण के अंदर जो डीएनए आरएनए होता है, पर्ण के अंदर डीएनए तो ऑलमोस्ट नष्ट हो जाता है, डीएनए ऑलमोस्ट नष्ट हो जाता है और आरएनए की मात्रा पहले घटती है, आरएनए की मात्रा पहले घटती है और उसके बाद में आरएनए समाप्त होता है और डीएनए ऑलमोस्ट एक साथ में यहां पर नष्ट हो जाता है। अब यहां पर जो पर्ण के अंदर जीर्णता आ रही है तो यहां इस जीर्णता के लिए कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो बात यहां देखी है वो बिना हार्मोन्स के तो होगी नहीं। तो स्टूडेंट्स यहां पर दो हार्मोन होते हैं, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, और दूसरी होती है इथाइलिन। यहां पर दोनों ही हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। अगर प्लांट में घाव लग गया, प्लांट के अंदर घाव लग गया, जलाभाव हो गया, या फिर कोई भी सेल की एज सेल की एज बढ़ गई, सेल की एज अधिक हो गई, तो यहां पर इन सभी स्टेज में जो इथाइलिन होती है, ये इथाइलिन क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। इथाइलिन एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होकर के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, इन एंजाइमों को क्या करती है? ये एक्टिव कर देती है, एंजाइमों को एक्टिव कर देती है। इसको एक्टिव नाम करके क्या बोले कि इथाइलिन का यहाँ पर स्रावण हो जाता है, क्योंकि पहले से प्रेजेंट नहीं होती है, इथाइलिन स्रावित हो जाएगी। ये इथाइलिन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को एक्टिव कर देगी। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हमने अभी इससे पहले की जो प्रोसेस पढ़ी है वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर जलाभाव की स्थिति है तो स्टूडेंट्स, जलाभाव की स्थिति में जो एब्सिसिक अम्ल है नॉर्मल की तुलना में ये 50 गुना तक बढ़ जाता है। लीफ के अंदर जलाभाव की स्थिति में एब्सिसिक अम्ल 50 गुना तक बढ़ जाता है। एब्सिसिक अम्ल खुद जीर्णता को ला रहा है, एब्सिसिक अम्ल खुद जीर्णता को ला रहा है और साथ ही साथ क्या करता है? ये इथाइलिन के निर्माण को प्रेरित करता है। खुद तो कर रहा है, अपने साथ में दूसरे बंधु को भी लेकर आ रहा है, तो ये भी क्या करती है? कोशिका के अंदर इथाइलिन के निर्माण को बढ़ा देती है। तो अब यहाँ पर दो प्रेजेंट है, इथाइलिन भी है और एब्सिक अम्ल भी है। तो यहाँ पर एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन पर्ण के अंदर बहुत अधिक जल्दी जीर्णता को प्रेरित करते हैं। यहाँ पर तुलनात्मक रूप से जीर्णता अब बढ़ जाएगी, क्यों? अब यहाँ पर जो एब्सिसिक अम्ल है, ये एब्सिसिक अम्ल की अगर हम मात्रा की बात करें स्टूडेंट, तो ये वातावरण के अनुसार बदलती रहती है।
अभी जलाभाव है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर जलाभाव नहीं रहा, तो यहाँ पर जो मात्रा थी बहुत अधिक बढ़ गई थी, वो क्या हो जाएगी, घट करके नीचे आ जाएगी। तो इसकी जो मात्रा है वो वातावरणीय कारकों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है एब्सिसिक अम्ल की, लेकिन इथाइलिन की मात्रा आनुवंशिक रूप से कंट्रोल होती है और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर हैं उनसे प्रभावित होती है, इससे भी होती है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पर इथाइलिन क्या होगा, कम। लेकिन जब जीर्णता आती है तो यहां पर मैटर उल्टा हो जाता है। किस वक्त, जीर्णता के टाइम। जीर्णता के टाइम ऑक्सीजन घट जाता है और इथाइलिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक तो एब्सिसिक अम्ल बढ़ गया, दूसरा यहाँ पर इथाइलिन की मात्रा बढ़ गई। तो यहाँ पर दोनों के बढ़ने के बाद में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, ये सभी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये नष्ट होने के बाद में ये फ्लोएम के द्वारा पादप के विभिन्न भागों में चले जाएंगे। पर्ण के अंदर जो भी खनिज लवण होंगे वो भी वहां से पादप के विभिन्न भागों में पलायन कर जाएंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पर्ण के अंदर अब क्या आ गई, जीर्णता आ गई। जीर्णता आने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट विलगन का। जीर्णता आने के बाद में पर्ण के अंदर विलगन शुरू हो जाता है। पर्ण विलगन। अब यहां पर जब पर्ण विलगन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो यहां पर सबसे पहले विलगन क्षेत्र बनना स्टार्ट हो जाता है। विलगन क्षेत्र बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर जो विलगन का क्षेत्र बनता है, ये विलगन का क्षेत्र कहां बनता है, ये विलगन का क्षेत्र बनता है पर्णवृंत के ऊपर। पर्णवृंत के ऊपर खांचदार क्षेत्र के रूप में, पर्ण विलगन के ऊपर, पर्णवृंत के ऊपर खांचदार क्षेत्र के रूप में यहां पर विलगन क्षेत्र बनना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर विलगन क्षेत्र के अंदर पेरेन्काइमा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पेरेन्काइमा एक्सिस में होता है, एक्सिस में उपस्थित होता है। और यहां पर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का नितांत अभाव होता है। इसका मतलब यहाँ पर ना तो कोलेनकाइमा होगा ना स्क्लेरेनकाइमा होगा, केवल और केवल यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, यहाँ पेरेन्काइमा उपस्थित होता है। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ पर विलगन क्षेत्र में दो परतों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर दो परतों का निर्माण होता है। कौन कौन सी परतें होती हैं? जो बाहर की तरफ उपस्थित होती है वो तो होती है पृथक्करण परत। पृथक्करण परत जिसको बोलते हैं हम सेपरेशन लेयर। सेपरेशन लेयर। और दूसरी होती है रक्षी परत, प्रोटेक्टिव लेयर। दूसरी रक्षी परत, प्रोटेक्टिव लेयर। यहां पर जो पृथक्करण परत होती है, ये पृथक्करण परत सबसे पहले पर्ण को स्टेम से अलग करती है। पृथक्करण परत पर्ण को स्टेम से अलग करती है। जैसे ही पृथक्करण परत का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर पर्ण स्टेम से अलग होना या ब्रांच से अलग होना स्टार्ट हो जाएगी।
इसके बाद में जो रक्षी परत होती हैं, ये रक्षी परत दो होती हैं, एक तो प्राइमरी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और दूसरी सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर और सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर, ये दो पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स की। और साथ ही साथ यहां पर लिग्निन का व अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, अन्य का निक्षेपण हो जाता है, लिग्निन का और अन्य का यहाँ पर निक्षेपण हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये वास्तविक रूप से क्या होती है, प्रोटोडर्म होती है, परिचर्म, या फिर कहें पेरिडर्म होती है। ये पेरिडर्म होती है, परिचर्म होती है। ये सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर वास्तविक रूप से परिचर्म होती है, और प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। इन सेल्स में लिग्निन का और अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है। होता क्या है, पर्ण में विलगन हुआ, पर्ण अलग होने लगी, तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र की जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या हो गई, डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट में आ गई। अब ये वातावरण के कांटेक्ट में आएंगी तो यहाँ दो काम होंगे। एक तो यहाँ पर जो बाह्य रोग कारक हैं, ये रोग कारक प्रवेश करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स किसके टच में है, वातावरण के टच में है। और दूसरा यहाँ पर जल की हानि होगी, दोनों काम होंगे। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, एक तो इन रोग कारकों को रोकती हैं, और दूसरा यहाँ पर जल की हानि को रोकती हैं। तो यहाँ पर रोग कारक और जल की हानि को रोकने के लिए पहले प्राइमरी और उसके ऊपर सेकेंडरी, दोनों की दोनों प्रोटेक्टिव लेयर इन खुली सेल्स के ऊपर यहाँ पर आ जाती हैं जब पर्ण का विलगन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर इन सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर विलगन की प्रक्रिया में होता क्या है, जब विलगन की प्रक्रिया होती है तो यहाँ पर जो पृथक्करण परत बनती है, तो ये पृथक्करण परत बनती कैसे है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है वाहिका, जाइलम के अंदर, वाहिका कहां होती है, जाइलम के अंदर। और सीव ट्यूब कहां होती है, फ्लोएम में। यहां जब मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम पढ़ाया था, उस वक्त बताया था कि वाहिकाओं के अंदर टाइलाइसिस की प्रक्रिया होती है, या फिर कहें टाइलोसिस की प्रक्रिया होती है। यहां पर टाइलोसिस की प्रक्रिया होती है। इस टाइलोसिस की प्रक्रिया में वाहिकाओं को क्या कर दिया जाता है, क्लोज्ड। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन गुब्बारेनुमा संरचनाओं में बढ़ करके यहाँ पर वाहिकाओं को क्या कर देती है, क्लोज्ड। पतझड़ के मौसम में, मैंने अब जब भी बताया था, पतझड़ का मौसम हो, जलाभाव हो या रोगग्रस्त कंडीशन हो, सभी कंडीशनों में यहाँ पर सीव ट्यूब के अंदर कैलोज प्लग का निर्माण हो जाता है, कैलोज प्लग या कैलोज पैड का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर कैलोज प्लग या कैलोज पैड का निर्माण होने के बाद में जो सीव ट्यूब होती हैं, सीव ट्यूब क्या हो जाती हैं, बंद। तो स्टूडेंट्स, ना तो जड़ों से पानी ऊपर पहुंचेगा उस पर्ण तक जिसका विलगन हो रहा है, ना वो खाना का निर्माण करेगी, अगर निर्माण कर भी रही है तो वो वहीं उसके अंदर ही संचित रह जाएगा। और जब क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो गया तो खाने का भी निर्माण नहीं होगा, कहीं और से भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कैलोज प्लग का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशनों में जो सेपरेशन लेयर है, इसका निर्माण हो जाता है। और एट लास्ट जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो जो पर्ण होती है वो एक बारीक किसी सिरा के द्वारा, क्योंकि इसमें सिराएं प्रेजेंट होती हैं, किसी बारीक सिरा के द्वारा किससे जुड़ी रह जाती है, पर्णाधार से। पर्णाधार से जुड़ी होती है। तो जैसे ही या तो हवा का तेज झोंका आए या फिर अपने आप स्वतः ही पर्ण गिर करके किससे अलग हो जाएगी, प्लांट से। तो यहाँ पर इस प्रकार से पर्ण के अंदर जीर्णता और विलगन हो जाती है।
तो ये आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।